सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नई अपडेट के साथ। अभी हाल ही में एसएससी द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की वैकेंसीज़ है जो कि अभी हाल ही में आई है। राष्ट्रीय स्तर पर वैकेंसीज़ है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूटी से बिलोंग करते हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात रही रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की, तो उन्हीं को ये आरक्षण प्राप्त होगा जिनका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो राष्ट्रीय स्तर का बना हो। देखिए, दो स्तर के सर्टिफिकेट होते हैं, एक राज्य स्तर के और एक केंद्रीय स्तर के। तो केंद्रीय स्तर का जो सर्टिफिकेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, आपकी कास्ट कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है XYZ, आपकी कास्ट आपके स्टेट में तो है ही और आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में भी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और आपके पास सेंट्रल लिस्ट का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं ओबीसी से भरने के लिए। नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी से ही फिलअप करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर ओबीसी का नहीं है आप तो जनरल से भी भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अच्छा मौका है जॉब हासिल करने का, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन का जो सिलेबस है उसकी भी चर्चा करेंगे हम, और हमारे चैनल के माध्यम से आप किन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल हम नोटिस देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके समक्ष। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वैकेंसीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए ही है, ठीक है जी। चलिए सबमिशन की डेट देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की डेट है आपकी 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, तो इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 30 सितंबर, ठीक है, रात के 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर रात के 11 बजे तक, ठीक है जी। और अगर बात की जाए ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की, तो 30 सितंबर रात 11 बजे तक ही लास्ट टाइम है फ़ी पेमेंट का, ठीक है जी। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म में आप गलती कर देते हैं, ठीक है, और पेमेंट हो कर चुके हैं आप, और पेमेंट के बाद आपको एडिट करना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। वो दिया जाएगा 3 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा जो कि अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कितना चार्ज लगेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। जो आप करेक्शन करेंगे उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप पेमेंट करने से पहले ही एक बार अच्छे से रिव्यू कर ले अपने फॉर्म को, ठीक है। फिलअप करते समय ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठिए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप साइबर कैफ़े के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आपके पास फैसिलिटीज़ है उसका लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है जी। और एग्ज़ाम कब तक कनेक्ट होने की आशा है? ये एग्ज़ाम कनेक्ट हो सकता है आपका दिसंबर 2023 में। इन्होंने डेट दी हुई है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होगा ये एग्ज़ाम, आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या स्ट्रक्चर रहेगा एग्ज़ाम का वो अभी देखेंगे हम सिलेबस में, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप पूरा नोटिस है। अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट और पे स्केल, ठीक है जी। चलिए सब बता देंगे अभी हम, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल है आपका लेवल 3 का, ठीक है। 21,700 से 69,100 रुपये तक का ये पे स्केल मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए वैकेंसीज़ देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। चलिए कांस्टेबल, अगर मेल की बात की जाए एग्जीक्यूटिव की तो यूआर में जो है 2,748 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 488 है, ओबीसी की 258 है, एससी की आपकी 717 है, एसटी की 242 है। टोटल आप यहाँ देख सकते हैं 4,453, जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इतनी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मौका होने वाला है, ठीक है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल। देखिए ये एक्स सर्विसमैन और अदर्स के लिए है, ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग SC एंड ST की जो वैकेंसीज हैं उनको रिजर्व कैटेगरी के रूप में यहाँ पर दिया गया है ना। इसमें UR है 153, EWS 27 है, OBC 15 है, SC 48 है, ST देखेंगे 23 है और टोटल 266, ठीक है जी। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए कमांडो का दे रखा है अलग से, है ना। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, एक्स सर्विसमैन लाइक कमांडो, पैरा 3.1, है ना, रिजर्वेशन के हिसाब से। तो इनकी वैकेंसीज भी आप UR और अदर में देख सकते हैं। UR में इनकी 152 है, EWS 27 है, OBC 14 वैकेंसीज हैं, SC की 107 हैं, ST की 37 हैं और टोटल 337 हैं, ठीक है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की देख सकते हैं अलग से। फीमेल की भी काफ़ी अच्छी जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं, ठीक है।
अगर मैं यूआर की बात करूँ तो यूआर की देखिए आप 1502 काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, है ना। और ईडब्ल्यूएस की 268 है, ओबीसी की 142 है, एससी की 429 है, एसटी की 150 है, 150 है ना। टोटल आप फीमेल की देखेंगे तो 2451 पोस्ट, बहुत ही बड़ा नंबर है ये, ठीक है। और इन सब को अगर ऐड ऑन कर दिया जाए, इन सभी वैकेंसीज़ को ऐड ऑन कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा नंबर, बड़ा अमाउंट हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। यहाँ देखेंगे आप 7547 ये टोटल पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज़ काफ़ी होंगी आपका सिलेक्शन लेने के लिए, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से आप तैयारी करते हैं, आप सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ों को अच्छे से रीड आउट करते हैं, तो सिलेक्शन लेने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, और एज लिमिट की बात करेंगे तो उसको देख लेते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। देखिए आपकी जो एज लिमिट है ना, वो आपकी होने वाली है 18 से 25 साल, ठीक है, 18 to 25 ईयर्स, 18 to 25 ईयर्स, ठीक है। और लिखा भी हुआ है इन्होंने, एज ऑन 1 जुलाई 2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2/7/1998 एंड लेटर दैन 1/7/2005, है ना। मतलब कि 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद, ठीक है, उसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, ये चीज़ है कंडीशन। इन शॉर्ट 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक। अगर किसी की एज ज़्यादा है, मान लीजिए कोई 26 साल का हो गया है, ठीक है, अगर उसे अप्लाई करना है तो उसका ये अनिवार्य हो जाता है कि वो किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हो, फॉर एग्जांपल SC ST हो, OBC हो, या स्पोर्ट्स कोटा हो उसके पास, है ना, इस टाइप से। तब जाके आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं एज में, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप SC है या ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप 30 साल के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप SC या ST हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, आप 28 साल के भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है आप ठीक है, कोटा है आपके पास तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने प्ले किया हुआ तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए UR में 40 साल तक एज है, ठीक है। OBC में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए 43 साल एज है। इसी तरह SC ST के लिए डिपार्टमेंटल ऑफ दिल्ली पुलिस का 45 साल है, ठीक है। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस, इनके लिए 29 साल है, ठीक है। तो सबके लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ देखिए 3 साल एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हर किसी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन OBC के लिए भी है, देखिए ऊपर जनरल था, ये OBC है, SC है, ST है। विडोज़ और डाइवर्स के लिए भी अलग से रिलैक्सेशन है 5 साल का, ठीक है। तो अपने कैटेगरी के अनुसार आप रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यही होनी चाहिए कि आपका 12th पास आउट हो। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यहाँ देख सकते हैं आप, लेकिन मैंडेटरी ये है कि आपका रिजल्ट जो है घोषित हो चुका हो, है ना। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 सितंबर 2023 ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि 30 सितंबर जो कि लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की अथॉरिटी की ओर से, है ना। 30 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है 12th का वो आ जाना चाहिए, और आ भी चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा इशू वाली कोई बात नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसका आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली, ठीक है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, अभी फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेल कैंडिडेट्स ध्यान से सुनिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मस्ट है कि आपका लाइसेंस बना हो, ठीक है। लिखा हुआ है, इन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। कई लोग इस दुविधा में होंगे और ऐसे ही भर देंगे, वैकेंसीज आ गई, लो भाई भर दो, है ना, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तभी इस पोस्ट को भरिए, नहीं तो आपका टाइम, पैसा सब कुछ नष्ट होगा, तैयारी भी नष्ट होगी। अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए अभी आप, ठीक है, जाके टेस्ट दे के आइए और बनवा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको लाइसेंस चाहिए होगा, जब आप फिजिकल देने जाएंगे, फिजिकल टेस्ट होगा, उस समय आपसे लाइसेंस की डिमांड की जाएगी कि आपके पास लाइसेंस हो, ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम है, अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होना है आपका, तब तक हो सकता है आपका लाइसेंस बन के आ जाए। अगर लाइसेंस नहीं है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और लाइसेंस किस टाइप का चाहिए देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पर। मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV। LMV क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल और कार, ठीक है। या तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस हो या तो कार का लाइसेंस हो, इन दोनों में से एक लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ PE and MT,
ठीक है। पी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड एमटी यानी मेडिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट, और जब उसके फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे और मेडिकल टेस्ट में जाएंगे तो उस समय आपके पास मोटरसाइकिल या फिर कार का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। एक लाइन और लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, अर्थात जो लर्नर लाइसेंस बनता है ना लाइसेंस से पहले, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, पूरा लाइसेंस, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी फॉर्म निकले हैं, टाइम सफिशिएंट है, ज़रूर अप्लाई कर दीजिए लाइसेंस के लिए यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपकी इच्छा है दिल्ली पुलिस में जॉब लेने की, ठीक है। ये तो हुई इसकी बात, है ना। यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, आप एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ना, सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, तो उसके हिसाब से भी इंसेंटिव और बोनस मार्क्स की का जो प्रावधान है, ठीक है, वो हैगा यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए, अब सीधे आते हैं हम अपने सिलेबस पर, ठीक है जी। जस्ट 1 सेकेंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ये काम इतना नहीं है, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप सीधा जा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मतलब कि 3 चरणों से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने साफ लिखा है मार्क्स scored by candidates in computer based examination if conducted in multiple shift will be normalized by using the formula published by द कमीशन थ्रू नोटिस दिस नंबर, ठीक है। मतलब कि अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, सेंटर्स हैं, वो लिमिटेड नंबर्स में हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो लागू होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए, द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव, जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकती हैं। चलिए, आगे देख लेते हैं स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, है ना। मल्टीपल चॉइस पेपर होगा आपका, बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, उसमें 100 आएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, ठीक है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? देख लेते हैं आगे, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ देखिए अच्छे से, यहाँ पे सब बताया इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड होगा आपका क्वेश्चन पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए होने वाला है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि मेजर पार्ट आपका कवर करता है इस टेस्ट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहने का मतलब आपका 50% देख लीजिए जीके और करंट अफेयर से आ रहा है, ठीक है। और हमारे चैनल के माध्यम से जीके और करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। मंथली सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, जनवरी से लेकर के अभी अगस्त तक आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर जनवरी से लेकर के अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और बात रही जीके की, देखिए जीके का आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका एसएसटी कवर करता है, ठीक है, साइंस कवर करता है, ठीक है। करंट अफेयर मैंने बता दिया। अब मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके के नाम पर क्या होता है? आपके पास एसएसटी होता है, साइंस होता है। एसएसटी में क्या होता है? एसएसटी में आपके पास जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है ना, इकोनॉमिक्स होता है, ये होता है। साइंस में क्या पूछ लेंगे आपसे? बेसिक साइंस पूछ लेंगे। बेसिक साइंस में क्या होगा आपका? बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, यही होता है ना, ठीक है। एसएसटी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पे टू द पॉइंट एनसीईआरटी, आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसका बेस एनसीईआरटी होता ही होता है, तो बेस मजबूत करके जाइए अपना। एसएसटी की क्लास वाइज टू द पॉइंट नोट्स आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। क्लास 6 का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, सब कुछ कराया हुआ है। और अंत में जब पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ भी प्रोवाइड की गई है आपको, तो वहाँ से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं और ईमानदारी से करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई उड़ान देना चाहते हैं, तो ज़रूर तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, ये तो ही इसकी बात। अभी हमने की सिर्फ जीके और करंट अफेयर की बात, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद देखें हम रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के, ठीक। उसके बाद मैथ्स की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे 10,
ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बेसिक मैं डाल सकूँ इन फ्यूचर, है ना। फिलहाल आप जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आज और भविष्य में दोनों के लिए ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ठीक है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस हूबहू देखने को आपको मिलेंगे, तो आप खुद ही कहेंगे हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें मैंने सारी जो भी थी बता दी। हाँ, एक पॉइंट और रह गया इसमें नेगेटिव मार्किंग का। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग को आंसर। ठीक है, मतलब 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25। ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर गया। ठीक है, 4 नंबर तो गएगा, 1 नंबर और गया, मतलब 5 नंबर गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, इसके अलावा किसी और भाषा में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। और डिटेल में सिलेबस देखना है तो यहाँ पे डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, यहाँ देखिए साफ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हिस्ट्री, यहाँ देख रहे हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, यही सब पार्ट आएंगे आपके सीधा सीधा एनसीईआरटी से। ठीक है, और आप सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें आगे पढ़ते हैं, लूशन पढ़ते हैं और काफ़ी बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ भी वो फैक्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, या तो मिलते हैं टिपिकल फॉर्म में मिलते हैं। एनसीईआरटी में इजी लैंग्वेज में इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है ना, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया गया। आप जाके विजिट कर सकते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलेंगी। नीचे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, साइंटिफिक रिसर्च, है ना, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और, टुडे इन हिस्ट्री सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके विजिट करके। अलग से एक प्लेलिस्ट है टुडे इन हिस्ट्री सीरीज़ करके, है ना। उसमें हम हर दिन की चर्चा करते हैं कि आज के दिन विशेष क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज तिथि क्या है, आज डेट है आपकी 2 सितंबर। 2 सितंबर की आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में क्या हुआ था, किसका जन्म, किस महान शख्सियत का जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे अभी 29 अगस्त का मैं एग्जांपल दूं, 29 अगस्त को आपका हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था, है ना। तो उनके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में जाना। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे हूबहू इतिहास से भी आ जाते हैं। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी समान रूप से लाभदायक होते हैं या प्रासंगिक हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रही इसकी बात। डिटेल में सिलेबस आप देख सकते हैं, ये देखिए रीजनिंग का दिया हुआ है अच्छे से सिलेबस। जस्ट 1 सेकेंड, रीजनिंग का पूरा अच्छे से दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे ये। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथ्स है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। कंप्यूटर है, ये देखिए कंप्यूटर का बेसिक्स जो है वही है यहाँ पर। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद देखिए फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिजिकल में देखिए क्या है, ये देखिए एज के हिसाब से स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। देखिए, अगर आपकी एज जो है 30 साल तक है, अप टू एज 30 ईयर्स, है ना, तो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ जो है वो पूरी करनी है। लॉन्ग जंप में आपको 14 फीट तक लॉन्ग जंप करनी है, और हाई जंप में 3.9। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है जी। चलिए, ये जो बेसिक डिटेल थी वो मैंने बता दी आपको। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों की हाइट कम होती है लेकिन वो फॉर्म भर देते हैं, तो वो फॉर्म मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ना भरें। क्यों ना भरें? क्योंकि एंड टाइम पर आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रीज़नेबल हाइट है तो ज़रूर फॉर्म भरें, और रीज़नेबल हाइट नहीं है तो मत फॉर्म भरिए। आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयार कीजिए, अपना समय, पैसा और टाइम इसमें वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो हाइट आपको मिनिमम आपको चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ विशेष क्षेत्रों में ये रिलैक्सेबल भी है, वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज़, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में जो गढ़वालीज रहते हैं, कुमाऊनीज रहते हैं, गोरखास रहते हैं, है ना, डोंगराज, मराठास। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है ना। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखो एसटी कैंडिडेट्स को भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। चलिए, तो बाकी चीज़ें नीचे दी हुई हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, ऊपर था देखिए मेल कैंडिडेट्स का था, ये जो हमने देख के आया है
ये पीछे ये मेल कैंडिडेट्स का था, नीचे फीमेल का भी दिया हुआ है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स का भी है फिजिकल टेस्ट। ठीक है, उनको 8 मिनट में है, 8 मिनट में 1600 मीटर है ना। और हमारा कितने में था मेल का देखिए 6 मिनट में है। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा अपना। ठीक है, अपने हिसाब से आप तैयार कीजिएगा। ठीक, हाइट वगैरह ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए ये छोटा सा नोटिस था, छोटा क्या किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है ये नोटिस, है ना। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए, है ना। जीके और करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और भविष्य में हो सकता है कंप्यूटर की सीरीज़ भी चलाई जाए। फिलहाल जीके और करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका 50%, आप सोच सकते हैं 50%, यानी आधा पेपर आपका जीके एंड करंट अफेयर का होने वाला है। तो जीके और करंट अफेयर कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इस बार इस एग्ज़ाम में, आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था छोटा सा अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।